Good morning to all of you. You are welcome. Online class, Sardar Patel Inter College, Jirauli Phase 2 Kanpur. Class 9, Subject Social Science, Topic समकालीन विश्व में लोकतंत्र। बच्चों, मैंने पिछले ऑनलाइन क्लास में सामाजिक विषय के अंतर्गत अनुभाग 2 सिविक्स में समकालीन विश्व में कल मैंने आपको चिली के लोकतंत्र के बारे में बताया था। आज पोलैंड में लोकतंत्र। जैसा कि मैंने कल जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण विश्व में 3 तरह की शासन व्यवस्था होती है: लोकतंत्री शासन व्यवस्था, निरंकुश राजशाही व्यवस्था और सैनिक शासन व्यवस्था। आज लगभग वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र की प्रक्रिया बहाल है, लेकिन कुछ ऐसे भी राष्ट्र हैं जहां पर निरंकुश राजशाही व्यवस्था है, जहां पर लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं है। और कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर विद्रोह के माध्यम से वहां की चुनी हुई सरकार को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है और सैनिक शासन थोप दिया जाता है। जैसे अपना ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है कि पाकिस्तान जब से देश बना वहां पर लोकतंत्र के नाम पर चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनी हुई सरकारें आती हैं, लेकिन सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके या कई तरह के अव्यवस्थाओं को देखते हुए वहां पर मार्शल लॉ लगा करके सैनिक शासन काबिज कर दिया जाता है। इसी प्रकार इस चैप्टर के अंतर्गत लोकतंत्र को बहाल करने के लिए कई देशों के लोकतंत्र की प्रक्रिया को बताया गया है। जैसे चिली, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश था, चिली के लोकतंत्र के बारे में आपको बताया गया। अब आज वर्तमान समय में पोलैंड में लोकतंत्र, जो कि यूरोप का एक देश है, पोलैंड में 1980 में पोलैंड पर जारुसेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। यह उन साम्यवादी दलों में से एक था जो तब पूर्वी यूरोप के कई देशों पर शासन करते थे, चाहे रसिया हो, वहाँ पर भी साम्यवादी देशों का शासन था। लेकिन 14 अगस्त 1980 को पोलैंड के लोकतंत्र पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई। ग्लाड्स्क शहर स्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दी और उनकी मांगे थी कि जिस महिला को काम से निकाला गया उसको काम पर वापस लिया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पर यदि सरकार लोगों के हित के कार्य नहीं करती है, विद्रोह की व्यवस्था होती है, तो जनता को बहुत सारे अधिकार होते हैं जिनके माध्यमों से वो अपना विरोध प्रदर्शन करती है और सरकार को बैक फुट में लाने का प्रयास करती है और सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए बाध्य हो जाती है। जैसे आपको मालूम है कि अनशन, हड़ताल, अनेक प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा सरकार को झुकाने का प्रयास किया जाता है। तो पोलैंड में भी इसी प्रकार की घटना घटित हुई और जब बहुत अधिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई तो सरकार को भी बहुत सारे सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि अमेरिका में इसी प्रकार का सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पर श्वेत और अश्वेतों का मामला है, वहाँ पर निग्रो की मृत्यु हुई और कई अमानवीय कृत्य किए गए, जिसके द्वारा वहाँ की जनता भड़क उठी और सरकार के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया। लेकिन अहिंसा किसी भी प्रक्रिया या किसी भी व्यवस्थाओं का समाधान नहीं है और कभी कभी
लोकतांत्रिक सरकारें भी पब्लिक की ज्यादतियों को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानूनों का प्रावधान करती है और उन अहिंसक कार्रवाई को रोकने के लिए मार्शल लॉ या कर्फ्यू बहुत सारे अपने संवैधानिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करती है। इसी प्रकार की जब घटना घटित हुई पोलैंड में तो 1981 में सरकार ने परेशान होकर के मार्शल लॉ लगा दिया और हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये प्रक्रिया लगभग 9 वर्षों तक चलती रही और 1989 में एक समझौता हुआ जिसमें वहाँ की सदन में उसको स्वीकृति किया गया और 100 सदस्यों की सदस्य संख्या में 99 सीटों पर काबिज हुआ और अक्टूबर 1990 में जब वहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव हुए पोलैंड में तो वालेसा पोलैंड के राष्ट्रपति बने। तीसरा देश इसमें आता है नेपाल। नेपाल जो कि भारत का पड़ोसी देश है और पहले वहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन लोकतंत्र की बहाली के लिए भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल में 6 अप्रैल 2006 से 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा जबरदस्त आंदोलन चलाया गया और अंततः इस आंदोलन को सफलता भी मिली। इसका मुख्य कारण यह था कि इस आंदोलन को जन समर्थन प्राप्त था। लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल की जनता बेचैन थी, इसलिए उसमें आक्रोश की भावना का सैलाब और आगे राजशाही को झुकना पड़ा। 24 अप्रैल 2006 का दिन हमेशा याद रहेगा क्योंकि इस दिन नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर सत्ता 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन को सौंपने की घोषणा की गई और नेपाल में राजशाही व्यवस्था का पश्चाक्षेप हो गया। आज वर्तमान समय में लोकतंत्र नेपाल में बहाल है और भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करता है और एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वहां पर चुनी हुई सरकार का शासन होता है। नेपाल में लोकतंत्र की घोषणा हुई। इसके अतिरिक्त विश्व के कई देशों के नाम भी गिनाए जा सकते हैं जहां पर संघर्ष के पश्चात लोकतंत्र की स्थापना हुई। कई सत्ता सैनिक शासक के पास थी तो कई राजनीतिक दल अधिनायकत्व के पास और कई राजशाही के पास, परंतु कई उतार चढ़ावों के पश्चात सफलता आंदोलन को ही मिली। चूंकि वर्तमान समय की सबसे आधुनिक जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, क्योंकि लोकतंत्र में समस्त अधिकार जो होते हैं वो जनता को दिए जाते हैं और जनता के मतों के अनुरूप ही संविधान का अनुमोदन किया जाता है और उसी के द्वारा संवैधानिक सरकारें लोकतंत्र में चलती हैं और नागरिकों के हितों का ध्यान रखा जाता है। आगे अगले ऑनलाइन क्लास में थैंक्स।